पिच पर होता हिंदू राष्ट्र का ये मैच हिंदू एकता के नाम पर बाबा बागेश्वर के माहौल को बताता है। उसे देखकर कहा जा रहा है कि हर एक सनातन विरोधी परेशान है और सनातन का विरोध करने वालों के लिए दुख इस बात का है कि अभी तो सिर्फ आगाज है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। आगे कितने सनातनी जुटेंगे और जुड़ेंगे इसका तो कोई हिसाब भी नहीं लगा पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 9 दिनों की पदयात्रा चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है और लगातार अलग अलग तरीके से संदेश दिया जा रहा है। लेकिन वहीं पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर इस देश को बचाना है तो हिंदुओं को जगाना ही पड़ेगा। देखिए, चाहेंगे क्या लगता है कि इस यात्रा से हिंदू कितने संगठित होंगे? देखिए, पहले तो पूरे देश के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये हिंदू राष्ट्र एकता यात्रा जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लेकर निकले हैं, सिर्फ यही है कि अगर सनातनियों को बचाए रखना है, अगर माँ भारती के टुकड़े ना हो, सनातन के मानने वाले अलग अपने ही देश में अगर उनको ये न महसूस हो कि हम दूसरे देश में हैं। बांग्लादेश में क्या स्थिति है? अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। आज तमाम लोग इस यात्रा का विरोध करते हैं तो मुझको लगता है वो सब आज जब तमाम ऐसे लोग कट्टरपंथी हैं जो जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर सिर्फ सनातन को ही दबाना, सनातन संस्कृति को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हमारी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने की बात करना, उनकी इतनी हिम्मत हो गई है जो कहे हिंदू हिंसक है। अगर हम हिंसक होते तो क्या ये अपना त्यौहार मना पाते? क्या ये 6 करोड़ से 40 करोड़ हो जाते? और जहां पर हम 3 करोड़ थे वहां हम 0 हो जाते? आए दिन बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहा है, आए दिन हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आए दिन हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, आए दिन भारत में भी अगर हमको कोई यात्रा निकालना होता है तो आपको तकलीफ होती है। कुछ बागेश्वर धाम सरकार निकले हैं, आप आह्वान कर रहे हैं लोगों से, आइए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात चुनावों की करेंगे क्योंकि कल 23 नवंबर किसको नंबर। और 20 नवंबर के बाद इंतजार 23 नवंबर की तारीख का था जब चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने आज शाम बैठक बुलाई है। आज शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर उनके द्वारा बैठक बुलाई गई है और नतीजों को लेकर के पार्टी गाइडलाइंस पर बात होने वाली है। प्रत्याशियों से भी ऑनलाइन बात करेंगे सीएम शिंदे, क्योंकि कल यहाँ परिणाम सामने आने वाले हैं। हालांकि जो पोल सामने आए थे वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी के पक्ष में भी हालांकि आंकड़े जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फंस सकता है मामला, लेकिन फिर भी महायुति के लिए ये चुनाव के परिणाम अच्छे हो सकते हैं। तो प्रत्याशियों से भी ऑनलाइन यहाँ पर और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। बैठक चल रही थी अब से कुछ देर पहले, प्रभारी भूपेंद्र यादव और फडणवीस की बैठक चल रही थी और वो बैठक अब समाप्त हो चुकी है। नतीजों से पहले ये बैठक का दौर चल रहा था। भूपेंद्र यादव और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की बैठक खत्म हुई है। हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रगति, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि और कितनी देर तक लगातार ये बैठक चली है? क्योंकि नतीजे सामने आने बाकी है, थोड़ा इंतजार और करना होगा, उससे ही पहले ही बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। बिल्कुल, बैठक बहुत ही ज़्यादा प्रियंका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए जो बैठक चल रही थी ये फडणवीस के आवास पर थी और इसके बाद वर्षा में शाम 6 बजे बैठक होने वाली है, जहां पर जितने भी प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो इकट्ठा होंगे। अब ये बैठक क्यों हो रही थी, तो तमाम मुद्दे जिनको लेकर
चर्चा इस बैठक के दौरान, जैसे कि जीत के बाद क्या रणनीति होगी, क्योंकि एक तरफ बात करें महायुति की, दूसरी तरफ बात करें महाविकास आघाड़ी की, दोनों ही अपने आप में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हालांकि नतीजे कल आएंगे, कल क्लियर होगा कि आखिर विक्ट्री किसको मिलने वाली है, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अगर बात महाविकास आघाड़ी की करूं तो अभी से होटल अरेंजमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। पहले से ही जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, निर्दलीय हैं, उनसे बातचीत हो रही है, साधने की कोशिश की जा रही है, आगे की तैयारी पहले से की जा रही है। इधर महायुति की बात करें तो अंदर आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम फिलहाल फडणवीस के निवास के बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अभी हाल ही में जो गिरीश महाजन है वो निकले, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और बीजेपी महाराष्ट्र के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव वो भी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल वो रवाना हो गए हैं इस बंगले से और इसके ठीक है प्रगति, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, विनोद तावड़े ने खड़गे राहुल को भेजा लीगल नोटिस। से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 करोड़ रुपए बांटने के आरोप पर यह नोटिस भेजा गया है। 5 करोड़ रुपए बांटने के आरोप पर लीगल नोटिस भेजा गया है। मीनाक्षी, और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब कल बारी है मतगणना की और सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। ऐसे में कुछ ही घंटे में ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार दोनों ही राज्यों में सरकार किसकी बनती हुई नजर आती है। लेकिन नतीजों के पहले दोनों राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में अघाड़ी के दल अपने संभावित विधायकों को मुंबई में ही रुकने की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि महायुति की सरकार फिर बनेगी। स्पष्ट पिक्चर है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। देखिए, हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फिर से हमारी सरकार बन रही है। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बढ़ी तकरार, कितने दावेदार, एग्जिट पोल का नतीजा, फिर चालू ईवीएम का रोना। 23 नवंबर किसे नंबर? ये वो तारीख है जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 10 से ज्यादा राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस दिन साफ हो जाएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में एग्जिट पोल फिर से सही साबित होगा या फिर नेताओं का दावा उलट जाएगा। यूपी उपचुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किए गए साम दाम दंड भेद काम आते हैं या फिर एक बार फिर से ईवीएम को दोष मढ़ा जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो एग्जिट पोल के नतीजों से जहां महायुति में खुशी की लहर है, तो वहीं महाअघाड़ी खुद को मान रही है विनर और जीत हार के बीच महाअघाड़ी में मची है कुर्सी का रण।